जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। साथियों, ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे अपना होता है, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे हम हिंदी को पढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PGT, TGT या फिर दोस्तों आप UKLT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए चल रहा है, ठीक है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 25 फरवरी से, है ना, यानी कि 26 तारीख से, कल से यथावत इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आप दोस्तों अगर आप क्रमबद्ध पढ़ना चाहते तो अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको अलग दिया जाता है, आप रिकॉर्डेड कोर्स ऐप पर अलग से पढ़ सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकते हो, है ना, और लाइव क्लास को भी पढ़ सकते हो, टेस्ट भी टॉपिक वाइज लगा सकते हो, और दोस्तों विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, UKLT की कर रहे हैं और GIC, PGT, TGT आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वो सभी साथी कोर्स में एडमिशन लें। क्योंकि दोस्तों आप तैयारी जब करते हैं तो आपको सालों पहले तैयारी करना चाहिए। हमारे ग्रुप के S रत्ती साहब थे, है ना, उनका पंजाब मास्टर कैडर में ही सिलेक्शन हो गया, पंजाब मास्टर कैडर में, और वो लगभग 2 साल से चैनल से जुड़े थे और 2 साल से तैयारी कर रहे थे SG, और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया पंजाब मास्टर कैडर में, उनका सिलेक्शन भी हो गया, है ना। तो आपको भी तैयारी इसी प्रकार से करना पड़ेगी। SG से कभी पूछना अगर आप संपर्क में हो तो, 0 लेवल से उन्होंने तैयारी की थी सेल्फ स्टडी क्लासेस से। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से करना है और जुड़े रहना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें आगे पढ़ना है, आगे जो आपको बताना है उसका उत्तर बताना है। स्तुति जी बताइए, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है। मंजू जी बताइए, जयंत जी, कांतिवाल, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये उत्तर आपको चयन करना है। जन्म के आधार पर सूरदास हैं, सूरदास सबसे पहले आते हैं, या फिर कृष्णदास आते हैं, या कुंभन दास, कौन आते हैं? जन्म के आधार पर बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा? अमित जी रावत कॉल कर लेना, नीचे नंबर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। तो जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम हमें चयन करना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और हमने पढ़ा है कि सर सबसे वरिष्ठ जो माने जाते हैं इन कवियों में वो कुंभन दास माने जाते हैं, ठीक है। और कुंभन दास आपका एक ही ग्रुप, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, वो कौन सा दिख रहा होगा? ये B नंबर में कुंभन दास, ठीक है। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये आपका दोस्तों क्रमबद्ध हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। ये दोस्तों अष्टचाप में शामिल हैं सभी, और इनके जन्म भी हमने कई बार पढ़े हैं। यहां पर देखिए 1468 कुंभन दास, सूरदास 1478, परमानंद दास, कृष्णदास, इनके जन्मों को आपको पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है? ये दोस्तों जो अपनी कृष्ण काव्यधारा चल रही है भक्ति काल में, इस कृष्ण काव्यधारा में हम और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको चयन करना है यहां पर कि कौन अष्टचाप के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? सूरदास हैं, नंददास हैं, सुंदरदास हैं, या फिर कुंभन दास हैं? बताइए जितेंद्र जी, विजय प्रकाश जी, कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? स्तुति जी प्रश्न क्रमांक बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर आया। बोले सर सूरदास तो है, नंददास भी हैं, कुंभन दास भी हैं, कौन नहीं है? सुंदरदास नहीं है। ये सुंदरदास तो दोस्तों कुलदीप जी, ये सुंदरदास तो संत काव्यधारा से संबंधित थे और ये सुंदर थे, है ना, ये सबसे सुशिक्षित थे और इन्होंने श्रृंगार रस का क्या किया था? विरोध किया था। बोले सर ये सुंदर थे इसलिए श्रृंगार का इन्होंने विरोध कर दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि संत काव्यधारा में सबसे सुशिक्षित कौन थे? तो सुंदरदास थे, है ना।
तो ये सुंदरदास आपका बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु आपको बताना है दोस्तों। साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना थी, आपको पता है ना उत्कर्ष जी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है ये आपको बताना है। नायिका भेद है, अवतार लीला, निर्गुण खंडन या फिर नीति। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या मानी जाती है, प्रश्न क्रमांक 35 में आपको चयन करना है। और यहां पर 35 में कुरैशी जी बताइए, 35 का आंसर बताना है। और 35 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नायिका भेद। क्या हो जाएगा, नायिका भेद हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, तो वो है नायिका भेद, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ये 1550 में दोस्तों सूरदास की रचना है, और इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था सूरदास का, कब हुआ था, 1478 में। 1478 में इनका जन्म माना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर कुरैशी जी। यस रत्तीस आपका सिलेक्शन हुआ है, पार्टी जरूर ले लेना, है ना, यस से। ठीक है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, नायक नायिका भेद से है, तो बताइए। रास पंचाध्याय, रस मंजरी, भंवर गीत या फिर श्याम सगाई। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो बताइए, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से माना जाता है, कल्पना जी। और नंददास की रचना का संबंध जो माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों नायक नायिका भेद। नायक नायिका भेद से संबंधित इनकी जो रचना है हार्दिक जी, वो रचना है इनकी रसमंजरी। ये चारों रचना इनकी पूछी जाती हैं। रास पंचाध्यायी रचना किसकी है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है श्याम सगाई किसकी रचना है ना। फिर पूछी जाती है दोस्तों रसमंजरी किसकी है, भंवर गीत किसकी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये भंवर गीत तो कई बार पूछी गई, ये भंवर गीत कई बार पूछी गई। भंवर गीत रचना किसकी है, तो भंवर गीत के रचनाकार नंददास हैं, है ना। बोले सर नंद की भंवर पड़ गई, नंद की क्या पड़ गई, भंवर। तो भंवर गीत नंददास की है। रास पंचाध्याय के लिए इन्हें नंददास और कभी जड़िया और कभी गड़िया और नंददास जड़िया, आचार्य शुक्ल ने इन्हें जड़िया कभी कहा है। किस रचना के लिए, रास पंचाध्याय। ये पूरी रचनाएं आपको याद करना है रंजना जी, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आपका क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि रसमंजरी 1550 में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का इसमें वर्णन इन्होंने किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदोपभेद को चित्रित किया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में इन्होंने वर्णित किया है, रोला छंद में रास पंचाध्याय में, ठीक है। जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का इसमें वर्णन है। और श्याम सगाई दोस्तों इन्हीं की रचना है, ये भी आपको याद रख लेना। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है, बताइए। आज ही अपन ने पढ़ा था, है ना। कुरैशी जी बताइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है, तो कौन से ग्रंथ में है, 252 वैष्णव की वार्ता में, भक्तमाल में, 84 वैष्णव की वार्ता में, या फिर वचनामृत में। आज अपन ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो किसमें माना जाता है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत और दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत। और मैंने बताया भी था कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है ना। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत है ना। तो यहां अगर वल्लभाचार्य पूछा गया तो विट्ठलनाथ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रख लेना। 252 वैष्णव की वार्ता में किसका है दोस्तों, विट्ठलनाथ के शिष्यों की इसमें वृत्तांत है, और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब अगला यहां पर देखेंगे 84 वैष्णव की वार्ता दोस्तों, इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं, और गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के क्या थे, विट्ठलनाथ के पुत्र थे, है ना। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, जबकि गोकुलनाथ ने
1568 में दोस्तों 1568 में 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की थी और 252 वैष्णव की वार्ता भी की रचना की थी। ये 1568 में ही इन्होंने 200 दोनों ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, तो इनके लिए हमें तैयार रहना है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की, नंददास, मीराबाई या फिर कृष्णदास की? किसकी पंक्ति मानी जाती है ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल? बताइए सभी लोग, ये पंक्ति किसकी है? और ये पंक्ति सभी लोगों ने बताई है। बोले सर इस पंक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति है मीराबाई की। ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्ति है। यानी कि उत्तर आपका सी की तरफ चला जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इन पंक्तियों को देखो जरा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत छूटत, ये सूरदास की पंक्ति है ना। नव मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजबाला, नंददास द्वारा की पंक्ति मानी जाती है ना। तो दोस्तों ये कंचन मणि मरकत रस ओपी, ये कृष्णदास की मानी जाती है। तो ये पंक्तियां भी कई बार पूछी जाती हैं, है ना। अब आपको यहां पर बताना है अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे या फिर कुंभन दास थे? इसका आंसर आपको चयन करना है। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार बताना है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? आपको पता है दोस्तों कि सबसे वरिष्ठ जो माने जाते हैं अष्टचाप में वो कौन माने जाते हैं? सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभन दास, है ना। सबसे वरिष्ठ कुंभन दास माने जाते हैं। तो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार भी कौन माने जाते हैं? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार भी कौन माने जाते हैं? कुंभन दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुंभन दास। यानी कि आपका उत्तर यहां पर डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम इन्होंने इस प्रकार दिया है। कुंभन दास दोस्तों ए 1468, ठीक है इनका जन्म। सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, ठीक है। कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, ठीक है। छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। सबसे लास्ट नंददास और सबसे पहले कुंभन दास। सबसे लास्ट नंददास और दोस्तों सबसे पहले कौन आते? कुंभन दास। ठीक है, तो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार जो थे वो कौन है? वो कौन है दोस्तों? कुंभन दास। इनको आपको क्रमबद्ध याद रख लेना है। ये क्रमबद्ध पूछा जाता है, ये क्रम याद रख लेना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, है ना। परमानंद दास 1493 और दोस्तों कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्रमबद्ध में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इनको याद रख लेना। साथ ही जन्म स्थान भी इनके दिए हैं। कुंभन दास का जमुनावती में हुआ था, सूरदास का हुआ था सीही में, है ना। और ये गुरु भी दिए हैं। कुंभन दास के गुरु बल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु दोस्तों बल्लभाचार्य कन्नौज में हुआ था। परमानंद दास का जन्म, इनके गुरु का नाम भी बल्लभाचार्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है ये सभी। अब यहां से गोविंद स्वामी की आंतरी में हुआ था, विठलनाथ थे। ठीक है, तो ये अष्टछाप है, अष्टसखा कहलाते हैं, है ना। इनको अपन याद रख लेना। अब यहां पर आते हैं, यहां पर अगला जो अपना क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। अगला आपको क्वेश्चन यहां पर बताना है कि ये रहा आपका हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक पूछ लिया गया आपसे, लो बता दो कौन है। 40 का आंसर पूछ लिया गया, बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका इसके लेखक कौन माने जाते हैं? इनको याद रखना है सुजीत जी, याद करना है इनको। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो सभी को पता है। बोले सर भूमिका 40 की हो गई, भूमिका काय की हो गई? 40 की हो गई, है ना।
तो हिंदी साहित्य यहाँ पर 40वें नंबर भी तो है ही। तो ये दोस्तों आपको याद रख लेना, ये जो रचना है ये हिंदी साहित्य की भूमिका, इस रचना को याद रख लेना, ये 1940 की मानी जाती है, 1940। और 40 नंबर में आपका ये प्रश्न भी आ गया। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र नहीं कुरैशी जी, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। भूमिका 40 की हो गई और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई। कितने बार लिखी गई होगी? हजारों बार। तो ये हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनके साहित्य इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी दोस्तों 52 का ही है ना। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना बताना है किसने की थी। 41, रश्मि जी, शांति देवी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी बताइए। निम्बार्काचार्य ने, विष्णु स्वामी ने। प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर आपको चयन करना है। और 41 में आपको बताना है कि हाँ, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये आंसर 41 का आपको चयन करना। और 41 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी, है ना। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शुद्धाद्वैत की स्थापना किसने की थी? शुद्धाद्वैत की वल्लभाचार्य ने की थी, है ना। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी, है ना। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? निम्बार्क ने। इनके गुरु का नाम था नारद मुनि। और इनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। किसका था? निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद था। और निम्बार्क के गुरु का नाम था नारद मुनि, है ना। नारद मुनि आपको याद रखना। अब बताइए अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है? 42 का आंसर, ममता जी, कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? इसका आंसर आपको चयन करना। पिंकी शर्मा, लवली जी, प्रश्न क्रमांक 42, अनूप जी, मनीष गुप्ता जी, 42 का आंसर बताना है। और अष्टचाप का कवि नहीं है पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रैदास। क्या हो जाएगा? रैदास। अष्टचाप का कवि नहीं है रैदास, ठीक है, बिल्कुल सही है। रैदास आपका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है, रैदास भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। अष्टचाप के कवि जीवन काल और जन्म स्थान का विवरण इस प्रकार से है। ये आपको यहां पर, ये अष्टचाप के कवियों को तो आपको याद ही रख लेना है। कुंभन दास कुंभ के मेले में जाने के लिए अड़ गए तो 68, है ना। कुंभ के मेले में जाते ना, कुंभ का मेला लगा है, मम्मी से बोले नहीं है मैं तो जाऊंगा ही, तो इसको अड़ गए तो 1468, ठीक है, 1468। सूरदास 1478, 78 आते हैं दो, है ना। तो कुंभन दास के बाद 1478 में सूरदास आए, 10 साल बाद, 68 से 10 साल बाद 78 में सूरदास जी आ गए। 93, है ना, बोले 13 परम आनंद है, 93, है ना, 93 आनंद है, ये परमानंद है, 93 परमानंद है, ठीक है। और ये कृष्णदास 96 में है, ठीक है। तो इनको ये पार्ट वाइज याद करो, 4 शिष्यों को पहले कर लो, फिर 4 शिष्यों को बाद में कर लो, ठीक है। तो जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन सन आपको जरूर याद करना है, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। अब यहां पर देखते हैं, विजय शंकर जी आपको ब्लॉक करते हैं। अब यहां पर देखो, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया, ये बताइए। किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो सकती वो चैनल लायक नहीं है, भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंजित या फिर प्रेम सखी, ये आपको बताना है।
43 में सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 43 और 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजबासी दास। ब्रजबासी दास यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ब्रजबासी दास आपका राइट आंसर है। ब्रजबासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का क्या किया है, चित्रण किया है। ठीक है, चित्रण किया है। नाम के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बोले सर मेरा नाम नहीं लिया तो लोग सर को भी पागल बोल दिया, जो कुछ भी आप वो बोल दिया। बहुत अच्छी लैंग्वेज है आप लोगों की, है ना। नाम लेने के लिए कितना क्या करते हैं लोग, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। और निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना। हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक, इसका उत्तर बताना है। बहुत बढ़िया लैंग्वेज, है ना। वाणी तो आपका आभूषण होती है, और अगर वाणी आपकी अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। वाणी अच्छी होनी चाहिए, है ना, संयम होना चाहिए आपके अंदर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना। प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर बताना है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, ये 44 का आंसर भी आपको बताना है। और उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका भ्रमरदूत। क्या हो जाएगा, भ्रमरदूत हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, भ्रमरदूत नहीं है। बाकी हिंडोला इनकी रचना है, गंगावतरण इनकी रचना है, उद्धव शतक इनकी रचना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी राइट आंसर। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी योगिन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कवि रत्न जी की रचना है। कौन सी, भ्रमरदूत। अब इसको याद रख लेना दोस्तों, एक तो भ्रमरदूत, भ्रमर गीत, है ना, और भंवर गीत, भंवर गीत, इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। भ्रमरदूत दोस्तों अपन सूरदास जी देखते हैं भ्रमरदूत में, है ना। भ्रमरदूत तो बहुत सारे कवियों ने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी भ्रमरदूत लिखे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों भ्रमरदूत से संबंधित पद लिखे हैं, लेकिन ये भ्रमरदूत और ये सॉरी भ्रमर गीत से संबंधित लिखे हैं। अब भ्रमरदूत आपको पता होनी चाहिए, और भ्रमरदूत के बाद भंवर गीत भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रख लेना, भ्रमरदूत की रचना, भ्रमरदूत ये किसकी है, सत्यनारायण कवि रत्न की है। सत्यनारायण कवि रत्न की है। आपको याद ऐसा करना चाहिए दोस्तों, इसको याद रख लेना चाहिए कि भ्रमरदूत सत्यनारायण कवि रत्न की है, जबकि हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, और उद्धव शतक भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, उज्जवल नीलमणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 45 का आंसर आपको चयन करना है। उज्जवल नीलमणि बताइए, सभी को बताना है उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है। रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य, कौन माने जाते हैं। 45 का आंसर बताना है, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्जवल, उज्जवल होना चाहिए, तो क्या उज्जवल होना चाहिए ये बताना है। और उज्जवल क्या होना चाहिए, उज्जवल, तो बोले सर उज्जवल रूप, है ना, बड़ा उज्जवल रूप है। कैसा रूप है, उज्जवल, उज्जवल रूप है, तो रूप से बनेगा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जवल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी, और ये बिल्कुल सही है ना। उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी, पूर्व मीमांसा भास वल्लभाचार्य, है ना, इनको आपको याद रख लेना। अणुभाष के रचनाकार भी वल्लभाचार्य हैं, ये भी आपको याद रख लेना, है ना। ये अधूरा ग्रंथ था इनका, और विठलनाथ ने इसे पूर्ण किया था अणुभाष को। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन किस आलोचक का है। पूछ लिया गया ना आपसे क्वेश्चन कि और कभी गढ़िया और नंददास जड़िया, ये कथन बताना, ये कथन किस आलोचक का है। ये कथन बताइए किस आलोचक का माना जाता है। और कभी गढ़िया और नंददास जड़िया किस आलोचक का है, बताइए। अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, और वो कौन है,
वो बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये कहा था दोस्तों किसमें, बोले और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्यों कहा था, एक कारण भी आपको पता होनी चाहिए क्यों कहा था। इसलिए कहा था कि दोस्तों इनकी एक रचना थी, कौन सी, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इनकी रचना थी, और रास पंचाध्यायी इतनी प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों, रोला छंद में ये लिखी गई थी, रोला छंद में रास पंचाध्यायी, और बहुत प्रसिद्ध थी। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, है ना। अठचाप के सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम आता है, जड़िया कवि इन्हें कहा जाता है, इनको भी हमें याद रखना है। और दोस्तों मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, ये भी अपन को बताना है। मीराबाई की उपासना बताना, दास भाव की थी, सख्त भाव की थी, माधुर भाव की थी, या फिर वात्सल्य भाव की थी। तो मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, इसका क्वेश्चन आपको उत्तर बताना है। किस प्रकार की थी, दास भाव, साख्य भाव, मधुर भाव, या फिर दोस्तों वात्सल्य भाव की। प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर बताना है विशेष जी। बताइए अरुण राजपूत जी, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, और उत्तर चला जाता है आपका माधुर भाव की। माधुर भाव यानी सी नंबर, है ना। दास भाव की किसकी थी, तुलसीदास की थी। सखा भाव की किसकी थी, सूरदास की थी। वात्सल्य के चितेरे कवि कौन कहे जाते हैं, सूरदास कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी थोड़े छोटे क्वेश्चन है अपने, इन क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, इस प्रकार देखते हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवित्री मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर भाव की थी। मीराबाई की प्रेम साधना स्वकीय की प्रेम साधना थी। इन्हें हिंदी की आदि कवित्री माना जाता है, और इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मानी जाती है ना। और इनकी रचनाओं में दोस्तों गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, है ना, ये सभी मानी जाती हैं। मीरा की गरीबी, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी मानी जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई बह मूरत, सूरत माही पगी। ये यूथ कंपटीशन की, जसवीर जी कितनी बार बताया आपको, ये यूथ कंपटीशन की कोई राइटर नहीं होता, ये प्रकाशन ही है ना। यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसको लेना है वो खरीद सकता है आराम से, ठीक है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई बह मूरती, सूरत माही पगी। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां अपन को बताना है, और ये बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं सतीश जी, बताइए। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए, है ना, देखी बिकाए गई बह मूरत, सूरत माही पगी। और उत्तर चला जाता है गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सखी हो श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्ट, है ना। रहो को काहू मनह दिए, ये हित हरिवंश की है, ठीक है। मन रे परस हरि के चरण, मीराबाई की ये पंक्ति है, ठीक है। और एक दिन बजाए बांसी, हासिया हासिया, जीव गोस्वामी की ये मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो नाम बताइए, ग्रंथ का नाम कौन सा है। सिद्धांत संग्रह वल्लभाचार्य, महाभास, अणुभास, अध्यात्म रामायण। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, और जो भी साथी चाहते हैं कि दोस्तों हमें आगे पढ़ना है और भी हमें अध्ययन करना है, क्रमबद्ध करना है, तो वो पेड कोर्स में अभी भी ले सकते हैं। लाइव क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, है ना, लाइव क्लासें स्टार्ट हो गई हैं सभी की, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना था, तो सभी लोगों ने बता दिया कि सर अणुभाष्य जो है ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। ये अधूरा ग्रंथ था, बाद में इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने क्या किया, इसको पूर्ण किया था, है ना, किसको, अणुभाष्य को। और ये किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है, तो ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है ना। पूर्व मीमांसा भाष्य भी इनकी रचना है, तत्वदीप निबंध भी इनकी रचना है ना। और दोस्तों श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार भी वल्लभाचार्य माने जाते हैं। सुबोधिनी टीका भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर पर अवधि पर अधिकार था, और दोस्तों न जायसी का ब्रजभाषा पर यह कथन किसका है।
ये कथन किसका है? ये कथन पूछे जाते हैं कई बार, तो इन कथन को भी अपन को बहुत अच्छे से याद करना है। लाइक जरूर कर देना सभी लोग, है ना। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ये कथन बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर राम कुमार वर्मा का। किसका कथन है? ये कथन बताना है। और ये कथन आपसे पूछा गया तो कथन जब आपसे पूछ लिया गया तो आपको उत्तर लगा देना है। क्या लगाओगे वीरेंद्र जी, रीता कांत जी? उत्तर हो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन है तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यानी कि उत्तर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर पर अवधि का अधिकार था और ना जायसी का। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अपन को अध्ययन करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ये बताइए क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा या फिर राम भक्ति शाखा से? बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से आए हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहां जब क्वेश्चन पूछा गया तो सभी को पता है कि सर और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, है ना। और नंददास जो माने जाते हैं ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं और उत्तर चला जाता है सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ना। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं, इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि सूरदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी ये माने जाते हैं, है ना। तो ये तो सभी लोगों को लगभग पता ही है कि सर कौन कौन से माने जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? सूरदास की रचना सभी लोगों को पता है, कौन सी सूरदास की नहीं है? ये क्वेश्चन जब बार बार हम पढ़ते हैं, कई बार जब रिपीट होते हैं तो ये चीजें बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं, फिर अपने क्वेश्चन गलत नहीं होते। जो आपके 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं वो क्यों रुकते हैं? वो इसलिए रुकते हैं कि दोस्तों क्या होता है आपका, वो सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि आप कंफ्यूजन में आप गलत करके आते हैं 2-3 क्वेश्चन, है ना। इसलिए कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ो, कंफ्यूजन दूर होता जाएगा और बहुत सारी चीजें आपसे बनेंगी। सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो बोले सूर सागर है, साहित्य लहरी, सूर सारावली है, ये रास पंचाध्याय नहीं है। तो रास पंचाध्याय किसकी है? तो बोले सर ये रास पंचाध्याय तो नंददास की है। और ये रास पंचाध्याय बोले सर रोला छंद में लिखी गई ये रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना मानी जाती है, ये भी आपको पता है। इसके कारण ही नंददास को जड़िया कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये सारी चीजें अपन को पता चल जाती है यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ये बताना, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, इसका उत्तर चयन करना है। और कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है? वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको जब लगे जब आप एडमिशन लें, आपकी पढ़ाई यथावत होगी और बहुत अच्छी होगी, है ना। तो जरूर आप एडमिशन लें। और दोस्तों इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो सूरदास, रसखान, कृष्णदास ये तो माने जाते हैं, तुलसीदास नहीं माने जाते। बोले सर ये तो राम भक्त कवि माने जाते हैं, राम भक्त कवि माने जाते तुलसीदास जी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर आपको बताना, हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं भैया? 54 का आंसर, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर बताना है और 54 का आंसर आपको चयन करना है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये संस्थापक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा बल्लभ, है ना, और स्वामी हरिदास, सखी टट्टी संप्रदाय, है ना, और लालदास का लाल पंथ था। ठीक है, हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचनाकार आपको बताना है। नंददास हैं, हित हरिवंश हैं, शीत स्वामी हैं या फिर स्वामी हरिदास हैं। इसका आंसर बताना है, हित 84 के रचयिता कौन माने जाते हैं
ये सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास 10 बजे होगी। नेक्स्ट क्लास एग्जाम पार में 10 बजे होती है ना। नेक्स्ट क्लास 10 बजे एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में होगी भैया। और हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। कौन है? हित हरिवंश हैं। ये दोस्तों आपको देखना है। देखो 5 बजे एक पेड मेंबर की क्लास चलती है, 5 बजे एक पेड मेंबर की क्लास 6 बजे चलती है। यानी कि ये पेड मेंबर की 2 लाइव क्लास 5 बजे और 6 बजे चलती है। फिर ये 9 बजे सभी के लिए कॉमन क्लास चलती है और 10 बजे भी एक कॉमन क्लास चलती है। ठीक है। नंददास की रचनाओं के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है, मान मंजरी है, सुदामा चरित है, रस मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, है ना, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दशम स्कंद। ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी। इनकी रचनाओं में याद रख लेना ये किसकी हैं? नंददास की हैं। नंददास की ये रचनाएं पूछी जाती हैं। इनमें सूरदास की कृति कौन सी है? दोस्तों क्लासें बहुत होती हैं। शाम को 5 बजे, 5 से फिर 6 बजे, 6 से दोस्तों आपकी 8 बजे क्लास चलती है, 8 बजे के बाद 9 बजे क्लास चलती है, फिर 10 बजे क्लास चलती है ना। तो इतनी सारी क्लासें आपकी आ रही हैं। और इन क्लासों को दोस्तों, इन क्लासों में 2-3 क्लासें पेड मेंबर की होती हैं, 1-2 क्लासें सभी के लिए होती हैं, है ना। तो सूरदास की कृति कौन सी है? तो बहुत सारी फ्री क्लासें भी चल रही हैं और पेड मेंबर की भी क्लासें चल रही हैं। सभी लोगों की क्लासें हैं, यथावत चल रही हैं, है ना। तो इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है ये बताना है। तो बोले सर ये साहित्य लहरी है ना। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित मानी जाती है साहित्य लहरी, तो इसको भी याद रख लेना। ठीक है। और गंगा लहरी पद्माकर की रचना है और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो पद्माकर माने जाते गंगा लहरी के रचनाकार। ठीक है। इसको भी अपन को याद करना है। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे 56 के आगे अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो बैच में एडमिशन ले लें और अपनी पढ़ाई को यथावत और निरंतर पढ़ते रहें। ठीक है। 10 बजे चलती है एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में, है ना, उसकी लिंक ग्रुप में आती है। ठीक है। तो इतनी सारी क्लासें आपके लिए यथावत चलाई जा रही हैं। और लाइव क्लासें जो पेड मेंबर हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी लाइव क्लास 5 बजे चलती है, उनकी लाइव क्लास 6 बजे चलती है। 2 लाइव क्लास चलती हैं, बाकी रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए उपलब्ध है पूरा। तो रिकॉर्डेड कोर्स आप जब पढ़ना है तब आप पढ़ सकते हो, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तब भी आप पढ़ सकते हो, है ना। ट्रिकी वीडियो आपको जब लगे जब आप पढ़ सकते हो, टेस्ट जब आपको लगे जब आप दे सकते हो। तो सोनू जी बहुत सारी चीजें हैं, टेस्ट भी हैं, ट्रिक भी हैं, बहुत सारी चीजें। और दोस्तों बहुत अच्छे से आप टेलीग्राम में भी क्विज होते हैं, तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो। पेड वाला टेलीग्राम अलग है, जो पेड मेंबर जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका टेलीग्राम अलग है, तो उसमें दिन भर क्विज चलते हैं, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसी प्रकार यथावत पढ़ते रहें। कहीं से अगर मिल रहा है, अगर हमसे कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप ग्रहण करिए, और हमारे यहाँ अगर आपको कुछ खराब लग रहा है उसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अच्छा आपको ग्रहण करना है और खराब छोड़ देना है ना। बहुत सारे साथी हैं जो बोलते हैं सर हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं और उनकी लैंग्वेज बोलो तो क्या समझ में आती है। बहुत बढ़िया, है ना। आप बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार की लैंग्वेज आपकी होती है कि आपको खुद पता नहीं होता कि अगर दूसरा हमें बोले तो कैसा आपके लिए महसूस होगा। बाकी तो मैं बोलने वाला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो, है ना। मुझे तो ये लगता है कि लोग अगर पागल बोल देते बहुत अच्छा है, कम से कम मैं पागल तो हूं तो आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, है ना। और ये हकीकत बात है कि जिस प्रकार से दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतनी सारी हिंदी साहित्य और हिंदी की क्लास ले जा रहे, ऐसे में पागल बोलना तो उचित है ना। लोग बोलेंगे सर पागल हो आप कि इतनी सारी क्लासें आप पढ़ा रहे हो, है ना। गणेश जी, सुजीत जी, कविता यादव जी और शशिकला जी, अनीता, सुजीत जी, मनीषा जी, जितेंद्र जी और देवेंद्र जी, जया जी, राम मूरत जी। ठीक है। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। आप वास्तव में अगर दोस्तों अध्ययन करेंगे, है ना, और आप रेगुलर अध्ययन करते हैं, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। और हम भी आपके सिलेक्शन में सहभागी बनना चाहते हैं ना मेरी दोस्तों, है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसे ही किस्सा है अपनी, जितना बनेंगे आप लोगों के लिए करेंगे, है ना। और दोस्तों ये करते रहेंगे। ठीक है। अमित रावत जी, अमिता सरकार जी, बहुत बढ़िया।
और दीपिका, आजाद, सुजीत जी, ललिता जी, नीतू, अर्शदीप, अंकुर जी, बहुत बढ़िया, सतीश जी, कल्पना जी, सोनू जी। तो 10% लोग ऐसे होते हैं कुरैशी जी जिनकी सोच नकारात्मक होती है, और हमें उस 10% में नहीं जाना है, हमें उस 90% में रहना है। 10% लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो नहीं चलता और डिसलाइक कर देते, है ना, वीडियो चला नहीं उसके पहले डिसलाइक। क्या सोच है, क्या सोच है, बोले सर हमें क्या जलन होती है लोगों की कि पहले वीडियो ही नहीं चला, देखा भी नहीं कि वीडियो कैसा है, उसके पहले ही डिसलाइक। बहुत बढ़िया, है ना। तो है ना, डलाईश्वर सिंह जी, ममता जी, तो एक होते हैं अपन को सोच अच्छी बना, जितनी आप अच्छी सोच रखोगे उतनी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, उतनी अच्छी आपकी तरक्की होगी, है ना। तो अपन को सोच भी अच्छी करना है, अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए हर परिस्थिति में, है ना। सकारात्मक सोच आपकी होगी, आप बढ़ोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप डंके की चोट पर आगे बढ़ोगे, सिर्फ आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप जीना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप सम्मान चाहते हैं उसी प्रकार से आपको भी सम्मान देना पड़ेगा, तब आपको सम्मान मिलेगा, है ना। बिल्कुल, है ना। भानु जी, ओके, आशा, गीता जी, लता जी, बिल्कुल, नीलम जी, रियल लाइफ जी, युवराज, शाम पंडित, अर्शदीप जी, बिल्कुल। 8 बजे चलती है पुष्पा जी, 8 बजे क्लास चलती है, उसकी लिंक ग्रुप में आती है। 8 बजे चलती है, हिंदी व्याकरण और भाषा से संबंधित क्लास चलती है ना। तो उन क्लासों को चलें, अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। आप फ्री पढ़ना चाहते फ्री पढ़ो, पेड कोर्स पढ़ना चाहते पेड कोर्स पढ़ो, इतनी सारी सुविधाएं सभी लोगों को दी हैं कि जो जैसा पढ़ना चाहते, जैसे में, है ना, बोले जैसे में तू राजी है, जैसी तेरी रजा वैसे हम राजी हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा ही। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। और दोस्तों आगे बढ़े, कल्पना जी, हम्म, रमेश जी, बहुत बढ़िया, रॉक सिंह, बिंदुपाल जी, आयुष सिंह जी, अर्शदीप जी, हाँ, कुरैशी जी महाराष्ट्र से हैं, कुरैशी जी, ये भी लगभग 2 साल से जुड़े हैं। कुरैशी जी थे, है ना, चिंपा जी थे, यसरत्ती साहब थे, ये 2 साल से जुड़े हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान से हैं चिंपा जी, महाराष्ट्र से कुरैशी जी हैं, पंजाब से यसरत्ती जी हैं। तो ये कैसे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। रियल लाइफ जी, दलेश्वर जी, नमन जी, रेखा जी, इन्होंने, मैं बता रहा हूँ सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी करना नहीं छोड़ते। आप क्या होते हैं कि एग्जाम आ गया तो हम तैयारी करने लगे, और एग्जाम जैसे ही एग्जाम दिया उसके बाद तैयारी बंद कर दी। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी करना नहीं छोड़ते, चाहे एग्जाम निकले या एग्जाम ना निकले। जब एग्जाम निकलेगा, जब हम पूर्ण रूप से तैयार होंगे और हम एग्जाम देके क्वालिफाई, मैं बता रहा हूं बिल्कुल 100% ये है कि आप तैयारी करना ना छोड़ें। तैयारी करना छोड़ देते हैं तो दोस्तों आप कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। बिल्कुल, तो तैयारी करना किसी को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई जारी करना है। एग्जाम जब निकले, जब हम तैयार हैं, बोले कभी निकले उसके लिए तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। मंजीत जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ये बुक है आसू जी, ये बुक है यूथ कंपटीशन की, है ना। इसके पहले अपन ने घटना चक्र को भी पढ़ा था, ये यूथ कंपटीशन की बुक है ना। ठीक है, रीनू जी, रतन जी, गीतिका, आजाद, पुष्पा जी, नीतू जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।